नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। आज तक पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मेरे साथ मौजूद हैं श्वेता सिंह, मेरी सहयोगी। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत हम करना चाहेंगे एग्जिट पोल के अब तक के जो बड़े आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं उसके हिसाब से आपको बताते चले। केरला में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है, जबकि लेफ्ट पार्टी शानदार तरीके से सत्ता में वापसी कर रही है। जबकि असम, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, एग्जिट पोल में असम में बीजेपी की बढ़त है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई वहां पर दिखाई दे रही है। 126 में से 75 से 85 सीटें बीजेपी जीतती हुई, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 40 से 50 सीटों पर, जबकि अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि केरला की हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी का खराब प्रदर्शन, जबकि राहुल गांधी ने पूरी ताकत केरला जीतने को लगाई थी। यूडीएफ सिर्फ 20 से 36 सीटें, जबकि आप देख पा रहे हैं एलडीएफ किस तरह से शानदार प्रदर्शन 104 से 120 करता हुआ दिखाई दे रहा है केरला में। श्वेता, असम और केरल, हमने आपको 2 राज्य दिखाए हैं, लेकिन आपकी सांसें अटकी होंगी इस समय ये सोचकर कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है। जो सबसे एग्जैक्ट होता है एग्जिट पोल समूचे देश का, वो एग्जिट पोल इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया आप देख रहे हैं इस समय आज तक पर। और ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय की कि एग्जिट पोल के अनुसार असम में एनडीए और केरल में यूडीएफ को आप लौटते हुए देख रहे हैं, एलडीएफ को सरकार में लौटते हुए देख रहे हैं। और ये दोनों एग्जिट पोल के जो अनुमान हमारे सामने हैं, उसके अलावा बाकी राज्यों में क्या होने वाला है, बंगाल पर हमारी खास नजर होने वाली है। एक एक फेज के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। एक एक फेज में कौन सी पार्टी आगे, कौन सी पार्टी पीछे, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हम तमिलनाडु की भी बात आपके सामने रखते हैं। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आपने देख ली है। हम आगे अब बढ़ेंगे अगले राज्य की ओर और एक एक करके सबसे पहले बात तमिलनाडु की हम दिखाते हैं। बिल्कुल, 234 सीटों में से तमिलनाडु में क्या एआईएडीएमके या फिर डीएमके कौन मारेगा बाजी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उसके आंकड़े रखते हैं आपके सामने। आप देख पा रहे हैं 234 यानी कि पूरी की पूरी विधानसभा क्षेत्र में जाकर 34,187 सैंपल साइज के जरिए ये आंकड़े तमिलनाडु का हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। और इसी के जरिए हम ये बताना चाहेंगे कि ये एग्जिट पोल कैसे एग्जैक्ट साबित होगा। 234 कुल सीटें हैं वहां पर। और आपको बताते चले एआईएडीएमके जो कि सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी भी उसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या ये पार्टी एक बार फिर से वापसी कर पाएगी? क्योंकि ये पहला ऐसा चुनाव हुआ था जहां पर आपको बताते चले ना ही अम्मा थी ना ही करुणानिधि, उनके बिना ये चुनाव हुआ, इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और ये आंकड़ा आपके सामने है, एआईएडीएमके प्लस को यहां पर सिर्फ 38 से 54 सीटें मिल रही हैं, जबकि डीएमके स्टालिन की पार्टी शानदार प्रदर्शन अपने गठबंधन के साथ करती हुई दिखाई दे रही है। 175 के साथ 175 से लेकर 195 यानी कि प्रचंड तरीके से हमारे इस एग्जिट पोल के जरिए डीएमके प्लस वहां पर अपनी सरकार बनाते हुए यानी कि सत्ता पलट जाएगी। यही एग्जिट पोल 2 तारीख को अगर नतीजों में तब्दील हुए तो फिर तमिलनाडु में सत्ता पलट जाएगी और यहां पर डीएमके प्लस को शानदार जीत हासिल होती हुई। और इसमें भी अगर डीएमके की बात करें 147 से 161 सीटें डीएमके को, कांग्रेस पार्टी को 16 से 18 सीटें जो कि सहयोगी है, लेफ्ट को 9 से 11 सीटें, वीसेकी को 3 से 5 सीटें, जबकि एआईयूएमएल को 0 से 1 सीटें। ये डीएमके प्लस गठबंधन यानी कि 175 से लेकर 195, जबकि बीजेपी एआईएडीएमके की सहयोगी है, बीजेपी को वहां पर मिल रही हैं 2 से 4 सीटें, जबकि एआईएडीएमके को 34 से 46 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। श्वेता जी, तो तमिलनाडु की ये तस्वीर आपने देखी है जहां पर ऐसी गुंजाइश लग रही थी जब से जयललिता नहीं रही और उसके बाद शशिकला एक फैक्टर नहीं रही धीरे धीरे, उसके बाद ये समूचे सबको एक अंदाजा था कि इस तरह का कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं उसके साथ आपको एक बार फिर हम बताएं कि बंगाल का आंकड़ा बस आने ही वाला है। और मेरे सहयोगी सईद अंसारी जो कि पश्चिम बंगाल की ट्रैम में सवार होकर, कलकत्ता की ट्रैम में सवार होकर हमारे सामने आंकड़ों को लेकर एक एक करके आएंगे। लेकिन अभी तो 0-0 सईद है वहां पर। बिल्कुल श्वेता, 0-0 अभी है, लेकिन ये इंतजार जो है ड्राम में, और कोलकाता में ये ड्राम उस समय चलने लगी थी जब आप अंदाजा लगाइए कि हम विकास की और इस ऊंचाई की, इस तरक्की के सपने देखा करते थे। तो ये वो बंगाल है और अब इस बंगाल में देखना होगा
कि ममता बनर्जी के 10 साल के शासन को क्या बीजेपी उखाड़ फेंकती है। जिस आक्रामक ढंग से तरीके से बीजेपी ने यहां पर चुनाव प्रचार किया है, अब देखना यह होगा, दिलचस्प है क्या परिवर्तन होगा, क्या खेला होगा। खेला और परिवर्तन के बीच असल परिवर्तन, असौल परिवर्तन जिसे बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री चलिए सही, तब तक तो आपकी ट्रैम हमारी पटरी के सामने से जरा गुजर जाए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर आपकी ट्रैम की पटरी है वहां पर हम कुछ और आंकड़े दिखाने वाले हैं। हम ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से जो मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है इसमें, यानी क्या सैंपल साइज पश्चिम बंगाल में हमने प्रयोग किया है। जो अंतिम चरण का चुनाव था, 8वें चरण का, वो तो आज ही पूरा हुआ है, लेकिन ये विधानसभा क्षेत्र 292 और सैंपल साइज देखिए 63,610। पश्चिम बंगाल 8 चरणों में मतदान, विधानसभा क्षेत्र 292, इसीलिए 2 जो प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु भी हो गई, कोरोना के कारण हुई, और इसीलिए बहुत ज्यादा सवाल भी रहे बंगाल के चुनावों पर। 292 सीटें, सैंपल साइज 63,610। और अब वोट प्रतिशत दर्शकों के सामने हम रखते हैं, क्योंकि दिल थाम के सभी को इंतजार होगा पश्चिम बंगाल में अब की बार क्या बन जाएगी बीजेपी की सरकार या हैट्रिक लगा पाएंगे ममता बनर्जी। यहां पर वोट शेयर आपके सामने हम देख रहे हैं। देखिए पहले चरण का ये वोट शेयर है, क्योंकि 8 चरणों में वहां पर इलेक्शन हुआ है, तो फर्स्ट चरण का ये वोट शेयर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती हुई 46% वोट शेयर के साथ, ममता दीदी पीछे रह जा रही है 42% के साथ, यानी कि 4 का यहां पर फर्क है। लेफ्ट प्लस 8% के साथ यहां पर जाते हुए, और अब सीट के लिए सीधे चल लेते हैं सईद अंसारी। सईद, फर्स्ट फेज के ये आंकड़े हमने सामने रख दिए हैं, बीजेपी की बढ़त है वोट प्रतिशत में, लेकिन सीटें क्या कहती हैं सईद? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं चित्रा, और ये बढ़त है, और ये इस बढ़त का सीधे सीधे परिणाम भी सामने आया है। अगर इस वोट प्रतिशत को आप सीटों में तब्दील करें, बदल दें, और जो सीटें बदलती हुई नजर आ रही हैं वो यहां पर सीधे सीधे पहले चरण में अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा दिखाई दे रहा है तो वो बीजेपी को, यानी कि बीजेपी 19 सीटों पर 10 पर तृणमूल है और अन्य पर 1, यानी कि बीजेपी प्लस यहां पर बीजेपी 19 पर है आगे। और ये चरण वाइज अगर हम आपको बात बताएंगे तो आपको ये आंकड़ा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, और इस पर भी काफी सवाल थे, क्योंकि अंत में तो ये हो गया जब कोरोना अपने पीक पर आ गया, बढ़ गया काफी, तो ममता बनर्जी ने खुद ये मांग कर दी कि आखिर के जो 3 चरण के चुनाव है वो चुनाव आयोग एक साथ करवा दे। लेकिन इस पहले चरण में यहां पर बीजेपी 19 सीट पर, जो कि बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था, और अमित शाह ने पहली बार कहा था 200 पार, उसके बाद जेपी नड्डा भी लगातार कहते रहे, बीजेपी के तमाम नेता कहते रहे, तो क्या ये परिवर्तन होगा? क्या यहां पर स्थितियां बदलेंगी? क्या पश्चिम बंगाल में एंटी इंकम्बेंसी का फायदा बीजेपी को मिलेगा? बीजेपी को सीधे सीधे फायदा हो रहा है। फिलहाल तो बीजेपी आगे दिखाई दे रही है यहां पर, श्वेता और चित्रा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है श्वेता, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं, ये जो पहले फेज का रिजल्ट है ये बिल्कुल 2019 का जो लोकसभा के हिसाब से अगर असेंबली में हम कन्वर्ट करें तो बिल्कुल वही आंकड़ा है, जहां पर टीएमसी को 10 सीटों पर लीड मिली थी, बीजेपी को 20 सीटों पर। लेकिन यहां पर फिलहाल बीजेपी काफी ज्यादा बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए, असेंबली इलेक्शन होते हुए भी यहां पर टीएमसी को वो काफी पीछे छूट दे रही है, यानी कि लगभग डबल आप देख रहे हैं, बीजेपी 19 पर, टीएमसी किस तरह से सिर्फ 10 पर। जबकि 2016 की अगर हम बात करें तो यहां पर टीएमसी को 27 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन अब वही बीजेपी 2019 के आंकड़े को फिर से रिपीट करती हुई फर्स्ट फेज में दिखाई दे रही है। सईद, आगाज ऐसा है तो अंजाम भी ऐसा ही होगा क्या? अगला आंकड़ा आपके साथ। ये आपका अच्छा सवाल है, क्योंकि बीजेपी को तो अब यही लग रहा होगा कि यही ट्रेंड रहेगा। दूसरा चरण 45 टक्कर बराबर है, टीएमसी यहां पर 44% वोट लेकर। सईद जरा ट्रैम को थोड़ा सा थाम लीजिए, क्योंकि दूसरे चरण का वोट प्रतिशत पहले हम दिखा देते हैं आपके ट्रैम में, उसके बाद टिकट कटाएंगे हम। बीजेपी 45%, टीएमसी 44%, लेफ्ट 8%, अन्य 3%। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 1% से आगे नजर आ रही है। बीजेपी का यह अनुमान था, आपको ध्यान होगा जब अमित शाह ये बताते थे कि दूसरे चरण के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 100 का आंकड़ा छू दिया है, लेकिन ये देखिए 45% और 44%, यानी कि यहां मामला उतना स्पष्ट नहीं है। सईद, अब लाइए जरा अपना ट्रैम और बताइए हमें सीटें। ठीक है, देखिए आ गई हमारी ट्राम कोलकाता की सड़कों पर, लेकिन आज हम सीधे आपके स्टूडियो ले आए श्वेता इसे। लेकिन यहां भी देखिए बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये अगर पहला चरण, दूसरा चरण, और अगर 4 चरणों की अगर हम बात करेंगे, आखिर के 3 चरण में थोड़ी सी स्थिति बदलती हुई आपको दिख सकती है। चित्रा, जिस तरह से आपने कहा कि अगर शुरुआत ऐसी है, आगाज ऐसा है, तो क्या अंजाम भी ऐसा होगा, ये कहना तो फिलहाल काफी मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है,
2 चरणों में, दूसरे चरण में भी बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त यहां पर बनाई है। और वो पार्टी जो बंगाल में जिसका कहीं नामो निशान नहीं था, वो पार्टी 2 साल की सत्ता को चुनौती देते हुए अगर पहले चरण में और दूसरे चरण में इस तरह का प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल हम ये जरूर कह रहे हैं कि अनुमानी है, ये एग्जिट पोल है। 2 मई का हमें इंतजार करना होगा। 2 मई को हम फिर से आपके साथ होंगे। लेकिन ये स्थिति बीजेपी के लिए काफी सुखद है। ये स्थिति ममता के लिए चिंताजनक है। चिंता कर रही होंगी ममता बनर्जी, लेकिन बीजेपी के दावे वादे यहां पर अभी सत्य होते हुए नजर आ रहे हैं। 200 पार अगर बीजेपी नहीं भी करे और यही ट्रेंड रहा, तो ये ट्रेंड अगर 8 चरणों तक जाता है और इसी तरह से रहता है, तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में बहुत बहुत अच्छी स्थिति में आज्ञा दीजिए। चित्रा, श्वेता, हम निकले यहां से, दोबारा आएंगे। अभी बहुत सारे आंकड़े आपके साथ जानना जरूरी है, लेकिन जल्दी से दर्शकों को हम बता देते हैं। दूसरे फेज में आपको बता दें कि 2019 के इलेक्शन में टीएमसी ने बीजेपी पर लीड ली थी। इन तमाम 30 सीटों का जो हम आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, फर्स्ट फेज में 30 सीटें, दूसरे फेज में भी 30 सीटें, और दोनों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। संबित पात्रा, 2 फेज के रिजल्ट देखकर तो बहुत खुश होंगे आप। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से प्रोजेक्शन बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत ही अच्छी खबर की तरफ बढ़ रही है। मैं इसमें इतना कहना चाहूंगा, याद करिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2011 की विधानसभा चुनाव में मात्र 4% वोट शेयर जिसे मिला था। 2016 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 10% वोट शेयर मिला था, और अब हम बात कर रहे हैं 46% और 45% वोट शेयर का। पिछली बार इलेक्शन में मात्र हमारे पास 3 विधायक थे, और आज हम जिस प्रकार से, ये बात दर्शाता है कि मेहनत में और जमीन पे काम करने में भारतीय जनता पार्टी आज सर्वाधिक आगे है। हमारे पास नेतृत्व भी है, हमारे पास नियत भी है, और सबसे बड़ी बात है, बंगाल में जिस प्रकार से गवर्नेंस नहीं हुआ, बंगाल में जिस प्रकार से करप्शन हुआ, बंगाल में जिस प्रकार से कट मनी का कल्चर चला, केंद्र के सारी नीतियों को बंगाल ने दरकिनार किया, जैसे कि किसान सम्मान निधि को किसानों तक याद रखिए कि चाहे टिकैत जी हो, राकेश टिकैत जी, वो सारे किसान जाके वहां पर बंगाल में हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो हमारे खिलाफ बोल रहे थे, किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। उसके बावजूद जिस प्रकार के वोट शेयर देखने को मिल रहा है, आयुष्मान भारत बंगाल में लागू नहीं हुआ, अम्फान में जिस प्रकार से भीषण करप्शन किया गया, इन सबका नतीजा आज हिंदुस्तान की जनता को देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और प्रशांत किशोर जी को आप जरूर पूछिएगा, प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि अगर 100 का आंकड़ा पार कर जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो प्रशांत किशोर जी किस प्रकार की जो आज वो राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो एडवाइजर बने हुए हैं, वो अपने इस पद से इस्तीफा दे देंगे और वो कभी नहीं बने रहेंगे इस पद पे। तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर की तो बयान का 2 हिस्सा है, उसको तो हम ए और बी में बांट के देख सकते हैं। एक हिस्सा आपके पक्ष में भी आया था, इसलिए प्रशांत किशोर को जरा हम चर्चा से अलग हटा देते हैं। लेकिन पवन खेड़ा जी, ये कांग्रेस पार्टी जो पिछले चुनावों में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे थे, वहां से आप अपने आप को अगर आज देखें, हालांकि 2 चरणों का ही हम प्रोजेक्शन अभी तक दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक शून्य है, अभी तक कुछ नहीं, जमीन पर भी कांग्रेस नहीं नजर आ रही थी वहां पर, और अभी भी नजर नहीं आ रही है। क्यों? आपको कोविड रिलीफ में कांग्रेस नजर आ रही है या नहीं आ रही? नहीं, आज कांग्रेस प्रवक्ता ठान कर आए हैं कि हम सिर्फ कोविड की बात करेंगे, एग्जिट पोल बोल कर आए थे। अगर आपको नहीं मंजूर है मैं चुप बैठ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं मुंह खोलूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ देश की बात करूंगा। जिनको राजनीति में सिर्फ चुनाव से जीत कर आना और सत्ता पाना है, वो मुस्कुराएं, हंसे, तालियां बजाएं, मिठाई खाएं, मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ कोविड की बात करूंगा। और आपके चैनल पे मैं पिछले कई दिनों से आ रहा हूं, आपका चैनल लगातार कोविड को कवर कर रहा है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। लेकिन मैं राजनीति में इसलिए नहीं हूं, जिसके लिए हमारे कुछ मित्र होंगे जिनको सिर्फ तालियां बटोरनी है, सिर्फ वोट चाहिए, सिर्फ सत्ता चाहिए। मैं उसके लिए नहीं हूं, ना मेरी पार्टी। काश कि आप लोगों ने यह फैसला कर लिया होता कि हम चुनाव होने ही नहीं देंगे। आज की तारीख में ऐसे आंकड़े देखकर ये बात नहीं था। माफ कीजिए पवन खेड़ा जी, आप एक मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकते। नहीं, आप रुकिए, मैं ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास हक है। मैं बताता हूं क्यों। मैं हूं या हमारे साथी टीएमसी वाले, हम तो चुनाव आयोग के पास गुहार लगाते हुए गए थे कि बंगाल के बाकी चरण एक में मर्ज कर दिए जाए। कौन सी पार्टी थी जिसने इसका विरोध किया? भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं मॉरल हाई ग्राउंड ले रहा हूं और तमिलनाडु में कोरोना नहीं था, साथ डंके की चोट के साथ ले रहा हूं।
ठीक है मुझे सर, जो दुख तमिलनाडु है, में आप कोरोना भी नहीं वो था, दुख है। ठीक है, केरल पवन में नहीं था। जानता हूं आपको दुख है। पवन खेड़ा जी, मैं भी जानता अगर हूं आप दुखी कोविड हैं। पे ही बात आज करेंगे पूरा तो हम देश- कोविड पे ही नहीं, चर्चा मैं कर तो लेते करूंगा। हैं। सर सुन तो लीजिए मैं तो पवन जी, करूंगा। पवन जी पहले बिल्कुल मेरी बात कीजिए, नहीं समाप्त करना ही चाहिए। विपक्ष को अपनी आवाज मजबूत करनी चाहिए। आप लोगों की पहले मैं अपनी कमजोर, बात ठीक है समाप्त सर सुन करूंगा। तो लीजिए। नहीं सर, अब भाषण तो नहीं देंगे ना आप, रैली तो में आए नहीं है आप, आप सुन दे लीजिए। दीजिए, आप दे दीजिए। मैं आ जाती हूँ सर कोविड पे। छत्तीसगढ़ में जिंदा महिला को कल की बात है शमशान भेज दिया, उसने दम तोड़ दिया। पिछले एक हफ्ते से 200 से ज्यादा मौत या 200 के करीब मौतें हो रही हैं। रेमडेसिविर के लिए 4 बजे से ही लोग लाइन में खड़े रहते हैं। गांवों तक में कोरोना फैल गया है। नक्सल प्रभावित जिलों में आंकड़ा 1000 से ज्यादा आ रहा है। सर आप अपने राज्यों का एग्जाम्पल दीजिए ना कि हमने कोरोना पे बहुत अच्छा काम किया है और बीजेपी को दोष दीजिए। सर नहीं सर, एक सेकेंड, आप बीजेपी को जितना कोसना हो कोसिए, लेकिन ये जो बड़े उसके साथ आप लोग आते हैं ना कि हम कोरोना पर बात करेंगे, तो सर अपने राज्यों का एग्जाम्पल रखिए सामने। चलिए ना, बोलिए ना सर, शुरू छत्तीसगढ़ करिए। पे बिल्कुल बोलिए ना, बिल्कुल जिंदा शुरू महिला कीजिए। को शमशान भेज रहे हैं आप लोग। आने वाला 1 घंटा आप कृपया करके छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब सब पर चर्चा करेंगी। एग्जिट पोल पे नहीं करेंगे। अगर आप ये वादा करती हैं, सर ये आप नहीं तय करेंगे छत्तीसगढ़ कि की हमें बात किस पे करूंगा। चर्चा करना है, तो किस पे फिर- नहीं करना है। तो फिर- आपने कहा तो फिर कोरोना पे बात आप करूंगा, भी मैंने नहीं आपसे तय कोरोना करेंगी पे कि सवाल मेरे को पूछा। किस पे बोलना है, आपने किस पे कहा नहीं कोरोना बोलना। पे बात करेंगे, आप मैंने किस पे कोरोना नहीं पे सवाल बोलेंगी, अब पूछा। मैं जो बोलना वरना उसके चाहूंगा पहले मैं श्वेता ने बोलूंगा। पूछा था आपसे, वरना पूछा था आपसे कि अब बंगाल आप में कांग्रेस पार्टी का ये हाल क्यों हो रहा है। मत बोलिए। सर मैं बोलूंगा, सर विकल्प तो मुझे जनता जिस ही पे बात चुनती है करनी ना। मैं करूंगा। सर मैं विकल्प जिस तो पर जनता बात- ही चुनती माफ है ना। कीजिएगा, आप भी तय नहीं करेंगी कि मेरे को किस पे बोलना है, किस पे नहीं बोलना। सर आपने आज कहा तक कि तो हमसे कुछ- कोरोना अब आप पे बीच में सवाल मत बोलिए पूछिए। ना। अब आप मैंने कहा बीच में मत ठीक है बोलिए ना। सर, आपसे अब आप कोरोना बीच पे में सवाल क्यों पूछ बोल लेती रहे हैं? हूँ। अब आप मैंने बीच में आपको क्यों बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दे दिया आप सामने अगर और आप यहाँ सुनना पर नहीं ज्ञान चाहती, दिए जा रहे हैं। आप अगर प्लीज पवन सुनना खेड़ा नहीं जी, आप चाहती, इतने सीनियर नहीं, हैं, मैं बोलूंगा, आप इतना मुझे अच्छा भी जिस पे बोलते बोलना हैं, है, मैं उस पे आपकी बोलूंगा। बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और विपक्ष माफ की मजबूत कीजिएगा, आवाज होनी चाहिए माफ सर। कीजिएगा, माफ कीजिएगा, जो पत्रकार और जो जनता के तथाकथित आपके मोदी जी के समर्थक लोग पूछते थे कि विपक्ष कहां है, आज वो ढूंढ रहे हैं कि सरकार कहां है। इसलिए कम से कम विपक्ष कहां है कि टिप्पणी करना अब आप बंद कर दीजिए। सर आप विपक्ष छत्तीसगढ़ जहां में है, विपक्ष में वहां नहीं है होना सर, चाहिए। प्लीज आप कैसी सड़क बातें पर कर रहे हैं। अब है, आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में अब भी आगे हम बढ़ते जूझ रहे हैं। हैं, रिजु दत्ता छत्तीसगढ़ को में आने भी जूझ दीजिए, रहे हैं, जिनकी उत्तर सरकार पर प्रदेश में संकट भी जूझ मंडरा रहे रहा है, उदासी भी देखने को मिल रही है उनके चेहरे पर। रिजु दत्ता दी, ये 2 चरणों में तो आप बीजेपी से काफी ज्यादा पीछे दिखाई दे रहे हैं। अगले 6 चरणों में लग रहा है कि बाजी पलट जाएगी। रिजु दत्ता चित्रा जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और संबित पात्रा का भी मैंने बातें सुना, तो पावर 10 ओवर का पावर प्ले का बैटिंग देख के क्या 50 ओवर का फाइनल स्कोर का कोई अंदाजा कर सकता है? ये तो बचपना वाला बात है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। और मैं सिर्फ यहाँ पर पवन खेड़ा जी मौजूद है, मैं पवन खेड़ा जी को एक ही चीज कहूंगा सर कि आपके पार्टी के यूथ मोर्चा के श्रीनिवास जी जैसे काम कर रहे हैं वो बहुत मतलब काबिले तारीफ है, हैट्स ऑफ टू हिम। पर ये एग्जिट पोल का बहस में मैं इतना ही कहूंगा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम जीत रही है, ममता बनर्जी बंगाल जीत रही है और बहुमत से हम अपनी सरकार बनाएंगे। और प्रशांत किशोर जी का उन्होंने नाम लिया, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं ये प्रशांत किशोर जी हैं जिन्होंने इनकी बॉस को बचाया था 2011 में। तो प्रशांत किशोर जी पे भरोसा करते हुए मैं बोलूंगा बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी और ममता बनर्जी बहुमत से अपना सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल में। एग्जिट पोल को इस समय आपको नहीं लग रहा है कि 2 चरण में अगर भारतीय जनता पार्टी लीड लेती हुई दिख रही है तो ये सही है, या फिर आपको लग रहा है कि आप बाकी चरणों का वेट करेंगे? नहीं मैडम, मैं आपको बता दूं कि आप अगर 2016, 2018, 2019 का आंकड़ा देखें वोट शेयर का, तो हमने अपना 40 से 43% पकड़ के रखा हुआ है। 2019 में जो इनको बढ़त मिला था वो नॉर्थ बंगाल, जंगल महल और मथुआ समुदाय के कुछ सीटों पे जहां इनका प्रभाव है वहां पर इनको बढ़त मिली थी। पर 2021 में क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में मोदी जी से आज भी एक बड़ा चेहरा है, हमने अपनी जो जमीन हमसे छूट गई थी वो हमने वापस ले लिया है और वो आगे चल के, ये तो एग्जिट पोल है मैडम, आप 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा असली रिजल्ट। संबित पात्रा जी, 2 चरण के ये नतीजे, 2 चरण तक, ये 2 क्या 4 चरण जब तक चुनाव वहां पर हुए हैं तब तक इतने विकराल रूप में कोरोना नजर नहीं आया था। उसके बाद जब नजर आना शुरू हुआ है, उसके साथ ही केंद्र को लेकर भी एक नाराजगी लोगों में देखने के लिए मिली है, जो लोग सड़कों पर इस समय जद्दोजहद कर रहे हैं, अस्पतालों के सामने कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो चरण निर्णायक हो सकते हैं, उन चरणों में कुछ और असर देखने के लिए मिल सकता है? श्वेता जी, पहले तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमें बहुत संवेदनशीलता के साथ, कोई सेलिब्रेशन के मूड के साथ नहीं, कोई अहंकार के साथ नहीं, बहुत ही संयम के साथ इन विषयों पे आज डिबेट करना है। और आपने हमें एग्जिट पोल पे बुलाया है। मैं यहाँ बंगाल एग्जिट पोल को लेकर 3 बड़े विषय रखूंगा और बहुत संक्षेप में रखूंगा, इसे आप सुनिए। नंबर 1, बंगाल इलेक्शन का जो एग्जिट पोल है और जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें आप यूपी इफेक्ट देखेंगे।
मैं आज यहाँ बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, जैसे 2016 में यूपी में तमाम एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे थे और जब नतीजे आए तो नतीजे एकदम चौंकाने वाले थे, एकदम अप्रत्याशित थे। 325 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो ये यूपी इफेक्ट आप बंगाल में भी देखेंगे। दूसरा, 2 शब्द आप याद रखिए और आप नतीजे के दिन आप देखिएगा, मैं सही बोल रहा था, भय और जॉय। भय यहां जो बंगाल में देखने को मिला है कि लोग जब एग्जिट या ओपिनियन पोल में अपने मत को रखते हैं तो वो भय के साथ रखते हैं, वो डरते हैं कि कहीं तृणमूल कांग्रेस उनके ऊपर हमला ना कर दे। इसलिए जो भी आप दिखा रहे नतीजे, उनमें आप 10 से 15% एरर फैक्टर ऐड करिए। और जॉय ऑफ वोटिंग, पहली बार बंगाल में जिस प्रकार से लोग बिना वायलेंस के बिल्कुल बेरोक टोक वो बाहर निकलकर बड़े तादाद में, कोरोना के बावजूद भी बड़े तादाद में निकलकर वोट कर रहे हैं, ये एक एंटी इनकम्बेंसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रो इनकम्बेंसी वोट है। ये बहुत बड़ा बदलाव दिखाएगी। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, याद करिए 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें भी ये भय और जॉय फैक्टर के कारण किसी भी एग्जिट पोल ने हमें 18 सीटें नहीं दिखाई थी। सबसे अधिकतम सीट जो दिखाई गई थी वो हमें 7 सीटें दिखाई गई थी। 7 से 12 कहा गया था और मीन आपने 8 या 9 सीटें दिखाई थी, उससे अधिक किसी ने नहीं दिखाया था। आप देखिए उसके बदले हमें 18 सीटें मिली हैं। तो उस लिहाज से जो बंगाल के एग्जिट पोल होते हैं उसमें एक पिच जो है वो एरर फैक्टर का बड़ा रहता है। अगर यहाँ पर सेफोलॉजिस्ट बैठे हैं तो वो मेरे इस पुट का समर्थन करेंगे। अंत में मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ कहूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा, कांग्रेस पार्टी के मैंने इससे पहले आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी को सुना और अभी मैं अपने बड़े भाई पवन खेरा जी, जो मेरे अच्छे दोस्त भी है, उनको सुन रहा हूं। देखिए, कांग्रेस अहंकार कभी भी और इस प्रकार चिल्ला करके, इस प्रकार दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार करके हम कभी नहीं जीत सकते हैं। आप लोग बहुत सारी अच्छी बातें भी कह रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा विनम्रता के साथ सुझाव दीजिए। सही बात है, लोग परेशान हैं आज देश में, ऑक्सीजन के लिए परेशान है, बेड के लिए परेशान है, हम इसको सुलझाना चाहते हैं, मगर ये तू मैं इतना खराब लगता है, इतनी जोर से चिल्लाना ये उचित नहीं। और टीएमसी के मेरे भाई रिजू जी को कहना चाहूंगा, रिजिजू आप देखिए, कभी भी आप सोच नहीं सकते थे बंगाल में हमारी इस प्रकार की ग्रोथ होगी। 3 सीट, वी ओनली हैड 3 सीट सर, केवल 3 सीट थी। आप सोचिए कितनी बड़ी गलती टीएमसी से हुई होगी जो आज हम सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुका है, लौट रही हूँ रिजू, लेकिन संबित पात्रा इस बात का ध्यान रखिए कि अभी 6 चरण बाकी हैं। 6 चरणों में क्या स्थिति ऐसी ही रहेगी या फिर बदल जाएगी? मुस्लिम वोटर किसके पक्ष में करेगा वोट? महिला वोटर्स जिन्होंने बिहार और आज असम के एग्जिट पोल में हमने आपको दिखाया बीजेपी के पक्ष में किस तरह से खुल के मतदान किया है। महिला वोटर क्या ममता दीदी के साथ ही जाएंगी बंगाल में या फिर पलटते हुए बीजेपी का वहां पर कमल खिला देंगी? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। बंगाल के रिजल्ट पर सभी की निगाहें हैं, लेकिन 2 फेज के रिजल्ट हमने आपको दिखाए जिसमें बीजेपी अच्छा खासा लीड लेते हुए दिखाई दे रही है। यहां पर टीएमसी के भीतर आगे क्या होगा बताएंगे कुछ ही देर में। एग्जिट पोल लगातार जारी है, फौरन लौटते हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। Co-powered by Elstone Aluminium Composite Panel, Architect's First Choice. Co-powered by Kent Next Fashion Switches, Vishwas 100%. Co-powered by Upgrade to HP. In association with Blue Star, nobody cools better. From the House of Kent, RK Light Wires and Cables, Kent Wires and Cables, Kent Next Fashion Switches, Kent Vishwas 100%. सलोनी इतने दाग धुल जाएंगे और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मामा। नया फेना जर्म क्लीन जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। ये बेचारा चिकन अपनी टंग जान से जाएगा और किसी का मजा भी नहीं आएगा। No flavor if the chicken doesn't get the right temperature. वैज्ञानिक ज्ञान ना बांटो। Presenting Magic Convertible PMR, क्योंकि हर फूड आइटम डिजर्व करे राइट टेम्परेचर। Higher inspired living. अधिकतर प्लाईवुड से फॉर्मेलिन गैस का एमिशन होता है जो सेहत के लिए हानिकारक है। फर्नीचर बनाए सिर्फ ग्रीन प्लाई से, जो लाया है इंडिया का पहला 0 एमिशन प्लाई। E0 चुनो, खुल के सांस लो।
खुशियों का एसी, फास्ट कूलिंग एसी, ब्लू स्टार। Elstone, India's largest manufacturer of aluminium composite panel. Elstone, architect's first choice. Elstone, aluminium composite panel. भरोसे का प्रतीक। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर तेजी से आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर देगा। अरे अब तो करवा लो हेल्थ इंश्योरेंस policybazaar.com से, महंगा नहीं है। policybazaar.com पे 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 200 रुपए महीने से शुरू। एशियन शूज, मेरा टशन मेरा एशियन। From the House of Kent, RK Light Wires and Cables, Kent Wires and Cables, Kent Next Fashion Switches, Kent विश्वास 100%। सलोनी इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मामा। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। लंग्स हेल्दी रखने का मुश्किल तरीका, और ये है आसान तरीका। हायर इन्वर्टर एसी का डुअल क्लीन टेक्नोलॉजी, अब हवा साफ, नॉट जस्ट ठंडा। हायर इंस्पायर्ड लिविंग। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केश कांति, बालों का झड़ना, सफेद होना, रूसी आदि की समस्याओं का संपूर्ण समाधान। इन एसोसिएशन विद प्रिया गोल्ड मारी लाइट बिस्किट्स, लाइट खाओ लाइट रहो। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, डिजाइन फॉर परफेक्शन। सनफ्लेम द क्लियर चॉइस, एक्स रेसिडेंसेस एट एस पार्कवे, सेक्टर 150 नोएडा। 10 वर्ड डिओड्रेंट। कोरोनिल, कोरोना की प्रथम रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रेहाव यूपीवीसी एच बैंड्स, लाइफलाइन ऑफ योर फर्नीचर। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया एग्जिट पोल में केरल में एलडीएफ को ऐतिहासिक जीत का अनुमान। असम में बन सकती है बीजेपी की सरकार, आज तक पर जारी है 5 राज्यों के सबसे सटीक एग्जिट पोल। यूपी में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में कोरोना के 35,156 नए केस, करीब 300 लोगों की मौत। अब हफ्ते में 3 दिन रहेगा लॉकडाउन। सीरम इंस्टीट्यूट के बाद भारत बायोटेक ने घटाए वैक्सीन के दाम, राज्यों को 400 रुपए में मिलेगी कोवैक्सीन। कोरोना संकट के बीच कल पीएम मोदी ने बुलाई कैबिनेट की मीटिंग, मंत्रियों के साथ हालातों पर होगी चर्चा। आप देख रहे हैं किसका होगा राज तिलक। हमने आपको 2 राज्यों के नतीजे, 3 राज्यों के नतीजे अब तक बता दिए हैं, यानी कि असम, केरल, तमिलनाडु और साथ में बंगाल के 2 चरण आपके सामने इस समय तक हैं। लेकिन बाकी के 6 चरण क्या इशारा कर रहे हैं? 2 चरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी प्लस 36 सीटों पर और तृणमूल प्लस 23 सीटों पर, यानी कि सीधा सीधा मुकाबला जो कि जमीन पर भी दिख रहा था कि इन 2 पार्टियों के बीच है, वही मुकाबला कम से कम अभी 2 चरणों के बाद भी नजर आ रहा है। अब तीसरे चरण का वोट प्रतिशत क्या रहा है वो जल्दी से आपके सामने रखते हैं, उसके बाद बात हो जाएगी। सीटें किसको कितनी मिलती हैं ये देखिए। वोट प्रतिशत यहां पर टीएमसी बाजी मार रही है बीजेपी के ऊपर, वोट प्रतिशत में 45% के साथ, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 का गैप 42% के साथ, लेफ्ट फ्रंट 10% के साथ आप देख पा रहे हैं। ये तीसरे चरण की 31 सीटों की हम बात यहां पर कर रहे हैं, जिसमें टीएमसी प्लस 45 सीटों के साथ, बीजेपी प्लस 42 सीटों के साथ। अब इसी को अगर हम सीटों में कन्वर्ट करें तो कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तीसरे चरण में 31 सीटों पर मतदान हुए थे और आपको तो बता दें कि शानदार 84% यहां पर वोट डाले गए थे। लेकिन तीसरे चरण का रिजल्ट क्या बता रहा है सही जी?
हम ले आए हैं चित्रा, देखिए तीसरे चरण का रिजल्ट, और वो जो लगातार आप और श्वेता बात कर रहे थे कि पहले और दूसरे चरण के बाद क्या तीसरे चरण में कोई तस्वीर बदलेगी, तो तीसरे चरण में वाकई तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी यानी कि डीएमसी यहां पर 20 सीटें हासिल कर रही हैं, बीजेपी 11 सीटें हासिल कर रही हैं, लेकिन 10% जो लेफ्ट का वोट शेयर यहां पर है, तो 10% काफी होता है अगर वो सीट में कन्वर्ट होता है, तो ये भी देखना होगा आपको। लेकिन 31 सीटों पर यह चुनाव हुआ था, जिसमें से सीधे सीधे जनता ने फैसला कर दिया है। 20 ममता के पक्ष में चले गई हैं और 11 बीजेपी यानी कि डीएमसी और बीजेपी। अब ये दिलचस्प होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये मामला, आप अगले चरणों में जाएंगे, क्योंकि मतवा वोटर है, मुस्लिम वोटर है, महिलाओं का आपने जिक्र किया, एंटी इनकम्बेंसी का कितना वहां पर रोल होता है बीजेपी को लाने में। बीजेपी का जो अग्रेसिव कैंपेन था, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने वहां पर प्रचार किया था, लेकिन मुख्यमंत्री का मुद्दा भी यहां पर हावी रहेगा। टीएमसी हमेशा से एक सवाल पूछती रही है और आरोप लगाती रही है कि आपके पास माटी का मानुष कौन है, यहाँ का बंगाल का धरती पुरुष कौन है आपके पास, और बीजेपी भी यही कहती रही है कि धरती पुरुष और इसीलिए ममता बनर्जी बांग्ला निजे मेकेर चाहिए, अपनी बेटी चाहिए, ये स्लोगन वो लगा चुकी थी, और जिसमें बीजेपी ने लगा दिए थे अपनी महिला नेताओं के चेहरे। सईद, ट्रम्प के दोबारा आप चौथे चरण के लिए चक्कर में हमारे साथ आइएगा, लेकिन इस समय जो हमारे सामने गणना मौजूद है 3 चरण के एग्जिट पोल के बाद पश्चिम बंगाल के, उसमें 47 पर भारतीय जनता पार्टी प्लस तृणमूल प्लस जो है वो 43, यानी कि फासला बहुत कम अब यहां पर हो चुका है। पहले 2 चरणों की जो लीड बीजेपी ने ली थी, इस चरण में टीएमसी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। जयंत घोषाल जी, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना और ये तीनों जो थर्ड फेज की सीटें जहां से निकली हैं, यहां पर टीएमसी अपने गढ़ को लग रहा है बचा पाने में कामयाब हो रही है। देखिए, ये जो जगह है, यहां भी 2019 में बीजेपी का वोट परसेंटेज काफी बड़ा था। बीजेपी कोशिश किया था इस बार 2019 का जो नतीजे उसको रिपीट करने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी 2019 में उनको रियलाइज कर लिए हैं कि क्या गलती क्या हुआ था, तो उसके कारण अब जो जहां जहां बता रहे हैं, हुगली, हावड़ा एंड दक्षिण 24 दक्षिण 24 परगना इज द फोर्ट्रेस ऑफ ममता बनर्जी। 2019 में तो टीएमसी ने 29 सीटों पर लीड की थी, अगर लोकसभा के लिहाज से बीजेपी सिर्फ 2 पर थी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि दक्षिण 24 परगना जो है वो टीएमसी का था, लेकिन अम्फान के बाद दक्षिण 24 परगना में अम्फान का इफेक्ट हुआ था। अच्छा, वो बांग्लादेश का बॉर्डर है, वो बहुत सारे इश्यूज था जो भाजपा ने इशू रेज किया था। लग रहा है यहाँ मरम्मत कर गई ममता बनर्जी। लेकिन ममता ने यहाँ शायद अपने जो वोमेन वोट बैंक, उनके अपने जो शेड्यूल कास्ट वोट बैंक, ये जो कास्ट वोट जो पहले पश्चिम बंगाल में ऐसे नहीं हुआ, वो ममता के लिए कॉम्प्लीमेंट्री। संजय जी, चौथा चरण हम पहले देख लेते हैं, चौथा चरण देख लेते हैं और उसके बाद आपके पास हम आते हैं उस चर्चा के लिए, क्योंकि अभी तक 3 चरण 47 बीजेपी, 43 तृणमूल, लेकिन ये जो चौथा चरण है उसमें भारतीय जनता पार्टी 43% और टीएमसी भी 43% वोट पाती हुई नजर आ रही है। सईद अंसारी के पास हम सीधे चलेंगे, ट्रम्प घुमाकर वो दोबारा से ये आंकड़े लेकर आ गए, 43 वोट फीसदी। अब बताइए आंकड़ा क्या है? बिल्कुल, और देखिए जो श्वेता, जिस तरह अभी आप चौंकी, आपकी आवाज में जो कौतूहल नजर आया, ये वही आप जयंतो दास से जरूर पूछिएगा कि ये किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। क्या यहां नेक टू नेक टक्कर चल रही है? क्या ऐसा होगा कि 8 चरण आते आते 44 सीटों में से 24 पर बीजेपी, 19 पर तृणमूल, और जो वोट प्रतिशत हम दिखा रहे हैं दोनों का एकदम बराबर, तो क्या वोट प्रतिशत के हिसाब से ये सीटें बिल्कुल सही कन्वर्ट हो रही हैं, या कहीं ना कहीं इनमें कुछ बदलाव हो सकता है? अगर इनमें कुछ बदलाव होता है तो वो अलग हो जाएगा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लगातार इस तरह की बात की जा रही थी, आप और हम भी चर्चा कर रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक जो बात कर रहे थे कि एक तरफा होगा बंगाल का चुनाव, या तो सीधे सीधे ममता ले जाएंगी या सीधे सीधे बीजेपी ले जाएगी। मतलब वो स्थिति नहीं हो सकती यहां पर कि हंग जैसी कोई स्थिति हो, ऐसी बात नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन अगर बीजेपी और टीएमसी एकदम साथ साथ चलती हैं और इतना ज्यादा वोट परसेंटेज उनका बराबर होता है, तो ये बेहद बेहद दिलचस्प होगा 2 तारीख को देखना। नहीं, लेकिन अगर आंकड़ों के संजय जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, आपने महत्वपूर्ण बात सही जी यहाँ पर कही, और देखिए बीजेपी प्लस 71 पर अपनी लीड बनाए हुए है, लगातार आगे बढ़ रही है 4 चरणों के, और हमने आंकड़े दिखा दिए। तृणमूल प्लस 62 पर, और यहाँ पर दर्शकों के लिए जाना जरूरी है, जिस चौथे फेज की 44 सीटों पर मतदान हुए थे, 2016 में 39 पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी, बीजेपी ने सिर्फ 1 पर, जबकि 2019
19 की अगर लोकसभा के हिसाब से हम देखें तो 25 पर टीएमसी, बीजेपी 19 पर, लेकिन यहाँ पर शानदार प्रदर्शन संजय जी चौथे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का, क्या बताता है? मुझे लगता है कि दर्शकों को यह समझाना चाहिए, मुझे लगता है अभी 4 चरणों के तो नतीजे आप बताएंगे जो एग्जिट पोल के अनुमान है, लेकिन क्या हम 8 चरणों में चुनाव को आगे पीछे होता हुआ क्यों देख रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। चुनाव जैसा पहले फेज से शुरू हुआ, मेरे हिसाब से आखिरी फेज तक, 8वें फेज तक वैसे ही चलता रहा। पार्टियों के आगे पीछे होने की वजह बहुत साफ है। अगर आप वोटरों का डेमोग्राफिक्स देखें, पहले चरण में जिन कंस्टिट्यूंसी में वोट पड़े सिर्फ 7% मुस्लिम मतदाता थे, दूसरे चरण में जहां वोट पड़े वहां 12% मुस्लिम मतदाता थे, तीसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस आगे दिखाई पड़ती है और इन तीसरे चरण में 30% मुस्लिम मतदाता थे। चौथे चरण में अगर आप जाएंगे तो 15-16% मुस्लिम मतदाता थे। अब जैसे जैसे आप चरणों में आगे बढ़ेंगे, 5वें चरण में तकरीबन 26-28%, छठे चरण में 34%, 7वें चरण में 36% और 8वें चरण में 40%। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगले 4 चरण महत्वपूर्ण है, ध्रुवीकरण को अंजाम दें। मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चुनाव जैसे पहले शुरुआत हुई थी, चुनाव में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में तृणमूल के लिए समर्थन ज्यादा दिखने लगा किसी फेज में और किसी फेज में बीजेपी के लिए समर्थन दिखने पड़ा। चुनाव के जो नतीजे, जो दोनों पार्टियां आगे पीछे हो रही हैं, उसका डेमोग्राफिक से बहुत अंतर है। जहां जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज्यादा है वहां तृणमूल कांग्रेस अच्छा करती भी दिखाई पड़ेगी, और जहां हिंदू मतदाताओं की तादाद ज्यादा है, जहां आपने पहले और दूसरे फेज की हमने जिक्र किया, पहले और दूसरे फेज में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत कम, 7% और 8%। और ये वो चरण है, चौथा चरण जिसकी हम बात करें, जहां पर अलीपुरद्वार और कूच बिहार भी जुड़ जाता है, और चौथे चरण में ही वो हिंसा हुई थी जिसको लेकर बहुत ज्यादा जो सुर्खियों में रहा था। लेकिन इस समय जी, और बाबुल सुप्रियो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। बाबुल, सबसे पहले तो ये बताइए कि कोरोना से आप पीड़ित हो गए हैं, कैसी तबीयत आपकी है, और क्या ये जो आंकड़े हैं वो थोड़ी सी आपको इस समय सुकून दे रहे हैं? 71 पर बीजेपी 4 चरण के आंकड़ों के बाद और तृणमूल 62 पर। पहली बात तो थैंक यू सो मच, आपने पूछा। मैं बिल्कुल आइसोलेटेड हूँ, बंद हूँ रूम में, लेकिन आज थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सेकेंड टाइम कोविड कैसे हुआ आई डोंट नो, बट आई थिंक आई विल बी ओके इन 1 or 2 days। जहाँ तक आंकड़ों की सवाल है, मेरा समझ लीजिए टाइम ट्रेवल हो रहा है, क्योंकि शाम से एक चैनल से दूसरे चैनल में ऑब्वियसली इंटरव्यूज हो रहे, जा रहा हूँ, हर चैनल में कुछ अलग ही नतीजे सामने आ रही है। उसलिए आपके चैनल में बहुत अच्छा दिखा रहा है। आई नो दैट यू हैव, हालांकि ये मैं दूसरे चैनल में भी बोल चुका हूँ, मोस्ट ऑफ द चैनल्स हैव डन देयर बेस्ट एग्जिट पोल पॉसिबल। तो ये बोल के मुझे एग्जिट लेना पड़ रहा है, बट हकीकत ये है कि आपके चैनल में बहुत अच्छा दिखा रहा है, उसलिए मैं बहुत ज्यादा खुशी नहीं जाहिर करूंगा। और जिस चैनल में बहुत खराब दिखा रहा है वहाँ मैं गुस्सा भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो चौथा चरण, 5वां चरण आप कह रहे हैं, ये सारे जो भी हमारी मेहनत है वो लोगों के चरणों में हमने डाल दिया है, भले वो 8 चरण हो। तो हमने ये जो बंगाल के जो मतदाता है उनके चरणों में हमने सारी हमारे कैंपेन जो है, हम हमारी तरफ से दीदी व्हीलचेयर से जो भी है हमने सब कर दिया है। आप 2 तारीख को जो है उस दिन को हमें नतीजा पता चलेगा। आपका बाबुल, आपके साथ बुलेट रिपोर्टर भी मैंने किया था, पूरे इलाके में हम लोग घूमे भी थे। ये बताइए, आप वहां से जीत रहे हैं और सरकार बन रही है बीजेपी की, या अभी डरे हुए हैं आप? देखिए, लार्जर पिक्चर में मैं हार जाऊं और बीजेपी की सरकार बने, उसमें भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं हारने के लिए वोट नहीं लड़ता हूं, और टालीगंज में बिल्कुल जीत रहा हूं, ये भी मैं आपको बता दूं। आपके साथ बुलेट में साथ साथ चलना जो है वो बेकार नहीं जाएगा। आप कह सकते हैं कि वहां पे आप जो विनिंग कैंडिडेट है उसके साथ आपने बाइक में शेयर किया था। जो लूजर है, जो हारेंगे उनके साथ तो किया नहीं आपने। বাবুল, আমি জয়ন্ত ঘোষাল বলছি, এক সওয়াল করুন। জয়ন্তদা कैसे हैं, কেমন আছেন? আমি খুব চিন্তিত তোমার জন্য। हिंदी में एक सवाल कर रहा हूँ। नहीं बाबुल, एक सवाल कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में आपको मैं नई भूमिका में एज मिनिस्टर क्या देखने जा रहा हूँ, आपको क्या लगता है? अभी इस समय क्या महसूस कर रहे हैं? एमपीशिप छोड़ के खराब है जयंतदा। हाँ, नेटवर्क बहुत खराब है जयंतदा, कुछ सुनाई नहीं दे रही है। नहीं बाबुल, मिनिस्टर नाउ। नहीं, आप तो चीफ मिनिस्टर कहा था आपने जयंतो, चीफ मिनिस्टर पूछ रहे हैं। चलिए, आपको नहीं भी सुनाई दे रहा है ना, तो बाबुल इतना बता दीजिए कि ये भी तो अप्रत्याशित था कि एक केंद्रीय मंत्री को एक विधानसभा सीट से लड़ाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी अपना सब कुछ झोंकना चाहती थी, या फिर
नहीं, आपको मैं बताऊं, लड़ाया नहीं गया था। मैंने सामने से पार्टी को ये कहा था। मैं 2014 से दीदी का दहशत देख रहा हूँ, वायलेंस देख रहा हूँ। एक एक जो देखिए, हम मंत्री जब बन जाते हैं तो साथ में तामझाम गन वाले ये वाले सब गाड़ी से उतरते हैं, तो मुझे शर्म आती थी जब ऐसा होता था। गांव-गांव में 140 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता मरे थे। मुझे प्रत्यक्ष रूप से ममता दीदी के खिलाफ लड़ना था, उनके क्रूरल्टी के खिलाफ लड़ना था, और मैंने पार्टी को ये बात कही कि मुझे लड़ना है और एक मुश्किल सीट से लड़ना है। ये जहां से मैं लड़ा हूं वहां पे उनको हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन माना जाता है, वहां पे मैं उनको हरा रहा हूं। और ये अगर मैं नहीं लड़ता तो मेरा कॉन्शियस को जो है सुकून नहीं मिलती। ये मैं लड़ा हूं, अगर मैं हार भी जाऊं तो भी मुझे लगेगा कि मैं हमारे जो फुट वर्कर्स है उनके साथ मिलके मैं लड़ा। स्टार कैंपेनर बन के दिल्ली से आया, हेलीकॉप्टर में गाड़ी में कैंपेन किया और चला गया वापस अपने सेफ जॉब जो 2020 सेफ जॉब है। ऐसा मैं करता तो मेरा पॉलिटिक्स में आने का कोई मतलब ही नहीं होता। बाबुल सुप्रियो जी, देश की राजनीति में इतना कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि एक केंद्र में मंत्री एक विधानसभा का चुनाव लड़ रहे होंगे? कभी अगर आपको याद हो तो बताइए। मुझे तो याद नहीं आता ऐसा वाकया कि केंद्र में कोई मंत्री हो। एमपी तो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन केंद्र में मंत्री एक विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो, ऐसा कितनी बार हुआ हो? कोई बात नहीं हुआ है। मेरा कॉन्शियस ने कहा कि मुझे सामने से लड़ना चाहिए, मैंने लड़ा। और अगर पहले नहीं हुआ होगा तो पहली बार हो रही है। एवरीथिंग हैज टू स्टार्ट एट सम प्लेस, सो लेट इट स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो अभी तो नेटवर्क ठीक है। तो जयंतोदा जो सवाल पूछ रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आप नई भूमिका में क्या बंगाल में दिखाई देंगे? मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं एमएलए तो जरूर बनूंगा, इतना मैं कह सकता हूँ। 100% एमएलए बनूंगा। एमपी से मैं एमएलए बन जाऊंगा। बाकी का जो देखिए, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई थिंक दैट हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। तो कोई भी, हमारे बहुत सारे 5-6 ऐसे चेहरे हैं जिनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो चेहरे आप कभी कभी दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते हैं। तो आप दिखाते रहें, लेकिन हमें जो भी दायित्व दिया जाएगा हम उसे खुशी से और बहुत ऊर्जा के साथ निभाएंगे। लेकिन इसके साथ आप मुख्यमंत्री पद को मत जोड़िए। लेकिन चुनाव लड़ने का तो निर्णय आपका था। आपने कहा मैं खुद मैदान में आया। उस समय आपको दायित्व, आपने कहा मैं मंत्री था लेकिन मुझे लगा मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। उस समय आपको अपने दायित्व का ख्याल आया। उस समय आपको किसी ने निर्देश नहीं दिया। लेकिन अगर बंगाल में मंत्री बनने की बात आ रही है तो आप कह रहे हैं जैसा मुझे आदेश मिलेगा वैसा मैं करूंगा। बिल्कुल। जहां तक लड़ने की बात है, एक सीट जो अदरवाइज बहुत मुश्किल सीट माना जाता है, मेरा एक ही वो था कि मुझे मुश्किल सीट से लड़ना है। जहां तक पद की बात, तो मैं खुद नहीं बोल सकता हूं ना, ये तो जायज सी बात है। आपका क्वेश्चन गलत है। मैं लड़ूंगा और सीट आपको लड़के जीत के दे सकता हूं। केंद्रीय मंत्री पहले लड़ा या नहीं लड़ा, उससे मुझे वो इगोइस्टिक ट्रिप में मैं जाना ही नहीं चाहता हूं। मैं हार भी जाऊं तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बाबुल, अभी तक जितने भी आंकड़े हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं उसमें बीजेपी लीड लेती हुई तो दिख रही है, लेकिन तृणमूल बहुत पीछे नहीं है। और अभी तो हम ये 4 राउंड्स की बात कर रहे हैं। अगर ममता बनर्जी के खिलाफ उतना ज्यादा ही गुस्सा रहता, उतनी ही नाराजगी रहती, तो शायद इस तरह के आंकड़े सामने नहीं दिख रहे होते। कई फेजेस में तो हम देख रहे हैं कि सेम टू सेम वोटिंग परसेंटेज आप दोनों को मिल रहा है। तो बीजेपी ग्रो तो जी नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे जो वोटर्स है ना, वो साइलेंट वोटर्स है। ममता बनर्जी की जो हिंसा रही है वो आप लोगों ने खुद इसके पहले सारे अपने चुनाव में, भले पंचायत हो, सिविक पोल्स हो, 2016 हो, 19 हो, आपने दिखाया है। तो जो बूथ से निकलते हुए जो लोग हैं, अभी तक तो दीदी की पुलिस ही है, दीदी अभी तक मुख्यमंत्री है, तो वो जो है सेंट्रल फोर्सेस चले जाएंगे, तो ये तो धमकाते रहते हैं हर जगह में। तो वो खुल के ये बोलने वाले नहीं है कि हमने बीजेपी को वोट दिया है। माइक के सामने तो, कैमरा के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो हमारे साइलेंट वोटर्स है। और 2 तारीख को जो है आप देखना, बीजेपी बहुत ही भारी संख्या, बहुत ही क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जो है, मैं इंग्लिश में बोला, थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ पावर में आएगी। आप उसे ट्रांसलेट कर दीजिए। चलिए बाबुल, उम्मीद करते हैं कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा रहे और आप भी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, कोरोना को मात दे दें दूसरी बार भी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने हैं, वो अभी तक जो इशारा कर रहे हैं, क्या आखिरी चरण की गणना तक, यानी आखिरी चरण के एग्जिट पोल प्रोजेक्शंस तक सेम आंकड़े दिखने वाले हैं या फिर नहीं दिखने वाले? क्योंकि 5वें चरण का यह आंकड़ा आपके सामने इस समय आप देख रहे हैं।
और यहां पर आपके सामने है 46% वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी 5वें चरण की 45 सीटों पर जो मतदान हुआ था उसमें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी 41%, यानी कि 5% वो पीछे रह जा रही है, जबकि लेफ्ट 10% हासिल करती हुई। हालांकि हम सब ने देखा लेफ्ट प्लस ने हासिल जरूर किया है, लेकिन वो ज्यादा कन्वर्ट नहीं हो रहा है सीटों में। ऐसे में एक बार फिर से अब ट्रॉम ट्रेन के साथ आ चुके हैं सईद अंसारी। सईद जी, सीटें क्या कहती हैं इस 5वें चरण को लेकर? देखिए, हम 4 चरण घूम आए हैं बंगाल में। ये कोलकाता में जरूर चलती है ट्राम, लेकिन हम बंगाल के 4 चरणों का चक्कर लगाए हैं और 5वें में भी बीजेपी आगे है। तो अब आप देख लीजिए, 45 सीटों में से अगर 25 बीजेपी जीत रही है, 20 पे तृणमूल है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये 8वें चरण तक जाते जाते, और अगर ट्रेंड इसी तरह का रहा, अगर जयंतोदा की बात को थोड़ा सा मान लिया जाए, आगे पीछे भी रहा, तो कांटे की टक्कर चल रही है। और बीजेपी के लिए तो वाकई ये सुगत स्थिति है, और ममता बनर्जी और रिजू दत्ता वाकई सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लगातार बीजेपी ने जो आक्रामक रवैया अपनाया उसका फायदा यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी क्या ममता बनर्जी पर यहां भारी पड़ रही है। 45 में से अगर इस 5वें चरण में भी 25 सीट पर बीजेपी आगे है, जिसमें आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे, दिलचस्प चर्चा थी आपकी कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मुस्लिम मतदाताओं की तादाद आगे बढ़ेगी, उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो भारी तो यहां पर बीजेपी पड़ती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। 96 कुल आंकड़ा यहां पर हो ही चुका है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को जल्दी से हम दे देते हैं इन्हीं आंकड़ों के साथ। आप देखिए 180 के अब तक के आंकड़े आपके सामने रखे हैं 292 में से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 96 सीटों पर लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और पीछा करती हुई तृणमूल कांग्रेस भी 82 सीटों के साथ, यानी कि अब तक कांटे की टक्कर। और यहां पर बीजेपी 25 सीटों पर इन 45 में से जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी 20 सीटों पर। आपको बता दें 2016 में टीएमसी ने इन 45 में से 32 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने 3 सीटों पर, जो उस समय बीजेपी के साथी थी, लेकिन इस बार वो टीएमसी की साथी है। जबकि वहीं दूसरी तरफ बात करें तो टीएमसी ने 23 सीटें हासिल की 2019 के लोकसभा के लिहाज से, असेंबली में अगर कन्वर्ट करें, और बीजेपी ने 22 सीटें हासिल की थी। कुल मिलाकर शानदार प्रदर्शन 2016 के मुकाबले यहां पर बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है, और यहां पर तो वो 2019 से भी ज्यादा 3 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसी सवाल के साथ एक बार फिर से जयंतोदा आपके पास आते हुए, ये 5वां चरण 45 सीटें, दार्जिलिंग ऊपर सिलीगुड़ी, बाकी भी सीटों को हम मिला लें तो महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर बंगाल का भी हिस्सा जहां पर वोटिंग हुई थी। ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? क्या इसी तरह से, क्योंकि बीजेपी हर एक चरण में ऐसा लग रहा है अपनी बड़ी बढ़त के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है? देखिए, हम शुरू से ही आज तक में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, यही चर्चा हो रहा था कि बीजेपी ऑलरेडी दे आर अचीवर, क्योंकि बीजेपी का पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं था। वो राजनीतिक स्पेस जो है, वो कांग्रेस और लेफ्ट का हालत देखिए, तो वो जो स्पेस है एंटी इनकम्बेंसी ऑफ ममता बनर्जीज गवर्नमेंट फॉर द 10 years, ये तो जमीनी हकीकत है। हम जिले जिले में देखे हैं कि ये सिर्फ हिंदुत्व नहीं, ये सिर्फ जय श्री राम ये स्लोगन से नहीं, पश्चिम बंगाल में ये ग्राउंड रियलिटी था। और बीजेपी को ये बहुत शुरू से 2014 में अमित शाह जी ने बोले थे कि हमको बंगाल जाना है, और सदस्यता जो अभियान, आरएसएस का जो संगठन, बनवासी संगठन, नॉर्थ बंगाल की बात आप कर रहे हैं, नॉर्थ बंगाल में आरएसएस जो काम किया, उस समय ममता बनर्जी को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। उनके अपने जिले में कोई मुकुल रॉय जाने के बाद जिले संगठन देखने के लिए कोई नहीं था, तो उस समय वो नवान्न में मुख्यमंत्री के रोल निभा रहे थे और बीजेपी गांव-गांव में पहुंच रहे थे। आरएसएस के मोहन भागवत जी कितने लोगों से मिले थे। नक्सलबाड़ी वो इलाका जहां पर मैं भी गई थी, श्वेता भी गई थी, बचा पाएंगे तो बड़ी बात है। जहां से नक्सल आंदोलन की शुरुआत पूरे देश भर में हुई और जो लेफ्ट का गढ़ माना जाने लगा था, वो पूरा का पूरा इलाका, ऐसा क्या हुआ कि लेफ्ट पार्टी अपने सहयोगियों के साथ उसका सुपड़ा साफ हो गया है। आप देखिए 5वें चरण में कहीं भी जयंतोदा वो दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे 2019 में मैं खुद गए थे और वहां जादवपुर यूनिवर्सिटी जो लेफ्ट का गढ़ माना जाता है, वहां लेफ्टिस्ट वोटर मुझे बताया था कि पहले राम बाद में बाम, क्योंकि हमको ममता को हटाना है। तो एक समय पश्चिम बंगाल के फिर भी लोगों के लिए वाम के गढ़ में राम सोचना भी बड़ा मुश्किल, और एंटी इनकम्बेंसी की बात जयंतोदा कर रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी तो ये वो बंगाल है जो 30 साल से अधिक का शासन लेफ्ट का झेल चुका है, और उसके बाद ममता बनर्जी 10 साल। ममता बनर्जी की लोकप्रियता कैसी है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन रिजू दत्ता जी, क्या आप इन आंकड़ों को अभी समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जो नारा एक बार ममता बनर्जी ने दिया था, चुप्पे चाप फूल छाप, क्या वो इस बार चुप्पे चाप कमल छाप हो चुका है?
देखिए, मैं एग्जिट पोल का सम्मान करता हूं, आप जैसे अच्छे चैनलों का तो मैं सम्मान करता ही हूं, पर मैं आपको कुछ आंकड़े बता देना चाहता हूं। बीजेपी के जब से कैंपेन स्टार्ट हुआ तो बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक अमित शाह जी ने बोला कि हम इस बार 200 पार हो जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, अमित शाह जी ने कहा था दिल्ली में 45 सीट, झारखंड में 65, आए थे 8 और झारखंड में आए थे 25, हरियाणा और बिहार में 2/3 बहुमत आएंगे, आया था? नहीं आया था। तो उनके भविष्यवाणी से ये पता चलता है, उनके पास प्रेडिक्शन और उनके ट्रैक रिकॉर्ड से, कि वो जो कहते हैं उसके 35 या 40% आता है। तो वो जब 200 कहते हैं, असल में वो मानते हैं कि 70 ही आएंगे। तो मैं फिर से ये कहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी, ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी, नंदीग्राम भी जीतेंगी और बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा। और संबित जी को मैं एक चीज बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि संबित जी, इस देश में डिसेंट का मतलब सेडिशन नहीं होता है। सब लोग इस दौर से गुजर रहे हैं और ऑपोजिशन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। कभी कभी उनको भी थोड़ा श्रेय दीजिए, क्योंकि जो लोग अपने चहितों को खोए हैं उनका गुस्सा तो आपके ऊपर आएगा ना सर, तो थोड़ा दूसरों को भी थोड़ा श्रेय दीजिए। नहीं, पर वहां पर तो आप सत्ता में हैं, वहां पर तो आप सत्ता में हैं, और इसीलिए संबित जी, यहां पर अगर ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत लग रही है अभी तक के चरणों की एग्जिट पोल के अनुसार संबित, तो उसमें आप क्या समझ रहे हैं? इसके आगे वो कोरोना वाली नाराजगी आने वाली है, हम देखते हैं कि क्या वो आंकड़ों में उस तरीके से दिखता है या नहीं दिखता है, या पश्चिम बंगाल के लिए मुद्दा रहता है या नहीं रहता है। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े आपके सामने हैं उसमें ममता बनर्जी को सीधे तौर पर नकारा जा रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा। देखिए श्वेता जी और चित्रा जी, जब आप लोग डिबेट कर रहे थे, अभी बाबुल दा भी आए थे, जयंतदा से बात हो रही थी, तो हम नीचे देखते हुए व्हाट्सएप पे बाकी चैनलों में कितनी संख्या, क्या संख्या हमें दी जा रही है, वो एग्जिट पोल्स भी देख रहा हूं मैं। बहुत सारे चैनलों में हम बहुत आगे हैं, कुछ जगहों पे टक्कर दिखाई जा रही है, कहीं भी हम बहुत पीछे नहीं है, टक्कर दिखाई जा रही है एक आध जगह पे। चलिए, मैं बोल रहा हूँ वर्स्ट केस में अगर अभी 2-3 फेज जो बाकी हैं आपके, उसमें अगर हमें टक्कर भी दिखाया जाएगा, तो मैं इतना कहना चाहूंगा, याद रखिए एक भय फैक्टर है, एक डर का फैक्टर है बंगाल में, जहां एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल में लोग खुल के नहीं बोलते हैं, चुपचाप कमल छाप करके आ जाते हैं और बाहर आके ये बताते नहीं है। और याद रखिए बंगाल में ये यूपी इफेक्ट के बारे में मैंने बात किया है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ रिजू साहब कह रहे थे कि आप कोविड के बारे में बात करिए, बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम प्रस्तुत है कि उस पर बात होना चाहिए, मगर आप बंगाल में राज्य सरकार में हैं। और मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगा, 3 बार प्रधानमंत्री जी के कोविड बैठक में ममता जी एब्सेंट रही, और कारण रहा कि मैं कैंपेनिंग में व्यस्त हूं, इसलिए मैं कोविड के बैठक में नहीं आ सकती हूँ। इसका जवाब भी ममता बनर्जी को देना। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी, बिल्कुल रिजु दत्ता, फौरन मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 292 में से 180 सीटों का एग्जिट पोल हमने आपके सामने रखा है और यहाँ पर 96 पर बीजेपी लीड लेते हुए दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ 82 सीटों पर। आगे के चरणों पर हम आएंगे, क्योंकि दिल की धड़कनें सभी की बढ़ी हुई है बंगाल में। अब की बार किसकी बनेगी सरकार, लेकिन पुडुचेरी, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 30 विधानसभा क्षेत्र हैं, पूरे के पूरे विधानसभा में 3838 सैंपल साइज के जरिए ये सर्वे हमने किया है। एक्सिस इंडिया टुडे का ये एग्जिट पोल जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जो वोट शेयर है वो देखिए, एनडीए 52% के साथ, एनडीए के लिए पुडुचेरी से भी खुशखबरी सामने आ रही है। 52% वोट शेयर के साथ यहां पर लीड लेता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है, जबकि यूपीए 37% के साथ काफी ज्यादा पीछे, और 11 अन्य के खाते में। सीटों में अगर पुडुचेरी को हम कन्वर्ट करें तो यहां पर ये आंकड़े भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 20 से 24 पर एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, यूपीए, कांग्रेस पार्टी 6 से 10 पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है, और अन्य 0 से 1 पर। तो एनडीए के लिए पुडुचेरी से भी अच्छी खबर सामने आ रही है, और अब तक बंगाल से भी अच्छी खबर सामने आ रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इस कांटे की टक्कर में अगले 2 चरण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। 7वें और 8वें चरण में क्या बाजी पलट देगी यहां पर टीएमसी, या फिर भारतीय जनता पार्टी कामयाब रहेगी हमारे इस एग्जिट पोल में अपनी सरकार बनवाने में? इतिहास रचने के करीब कौन है, ममता बनर्जी या फिर बीजेपी? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे, वो आंकड़े भी आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जिट पोल, सबसे सटीक एग्जिट पोल आज तक पर लगातार जारी है, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए आज तक।